हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द मेल गैमेटोफाइट, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। शुरू करते हैं। अच्छे से वीडियो समझनी है आपको, बिल्कुल कहानी की तरह समझते जाओ कौन सा पार्ट किसके बाद आ रहा है, और इस क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे आपके जितने भी इससे रिलेटेड सीबीएसई के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेल पार्ट of flowering plants. Male part of flowering plants. Okay, the male part is called as stamen. The male part of the flower is called as stamen or androecium. It is called as androecium. क्लियर? अब ये दिखता कैसे है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? दिस इज योर कंप्लीट स्टेमन, दैट्स इट. इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट एंथर एंड अ लॉन्ग फिलामेंट. दैट्स इट. ठीक है, दिस इज योर स्टेमन. स्टेमन कह लो या हम बड़े हो गए तो हम एंड्रोशियम कह लेंगे, एक ही बात है. दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये, एंथर एंड फिलामेंट. हमें फिलामेंट से लेना देना है ही नहीं, हमें फिलामेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एंथर से लेना देना है. हमें सिर्फ एंथर से लेना देना है. एंथर ही वो जगह है जहां पर आपका मेल गैमीट फॉर्म होगा. ठीक है, एंथर ही वो जगह है, प्लेस है जहां पर मेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, अब प्लांट्स के केस में मेल के लिए मैं कैसे याद रखती हूं उसे, या मैं बच्चों को कैसे बताती हूँ याद रखने के लिए. मेल्स हमेशा फीमेल से छोटे होते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली. ठीक है, मेल्स हमेशा फीमेल से छोटे होते हैं, दैट इज माइक्रो. तो जो भी वर्ड हम मेल के लिए इस केस में यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? वर्ड माइक्रो. याद रहेगा? चलो, अब हम एंथर के अंदर जाए. एंथर वो जगह है जहां पर मेरा मेल गैमीट, और मेल गैमीट क्या है? योर पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन का एक दूसरा वर्ड माइक्रोस्पोर. माइक्रो वर्ड यूज हो गया अगेन मेल गैमीट के लिए. ठीक है बच्चों, चलो अब एंथर के अंदर जाते हैं. जब भी आपके दिमाग में एंथर वर्ड आएगा तो आपको दो टर्म्स साइड बाय साइड घुसनी चाहिए. जैसे ही आपका एंथर वर्ड दिमाग में आया, दो टर्म्स आएंगी. सबसे पहली बात आपको दिख रहे हैं, दो स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, दैट मीन्स एंथर इज बायलोब्ड स्ट्रक्चर. एंथर इज बायलोब्ड स्ट्रक्चर. दो लोब्स का होता है, दो लोब्स हैं, पहली लोब दूसरी लोब. दो लोब से आपका एक एंथर बनता है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस एंथर को बीट से तोड़ा. अब मैंने ये क्या किया, एंथर को यहां से मैंने तोड़ दिया, और मैंने देखा कि ईच एंथर में यहां पर भी और यहां पर भी इस तरीके से पार्टीशंस हैं, इस तरीके की पार्टीशंस हैं. तो ईच लोब्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू थीका, टू एरियाज. थीका, और कितने थीका है? दो. दैट मीन्स थीकस. बस इनको मैंने क्या बोल दिया? थीका है ये, और थीका से क्या बन गया? दो. एक लोब में दो थीकास हैं, तो डायथीकस. तो ये दोनों वर्ड्स आपके एंथर के लिए हो गए. ये दोनों वर्ड्स आपके एंथर के लिए हो गए. तो अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बनाऊं एंथर का, तो कुछ ऐसा बनता है वो. Oops. इस तरीके का आपका कुछ
अंदर का स्ट्रक्चर बनेगा। दोबारा अच्छे से बनाएंगे हम लोग, अभी फिलहाल समझ लो इंट्रोडक्शन में, ठीक है। सो ईच एरिया, दिस एरियाज आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया, दीज एरियाज आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो अगेन मेल के लिए, स्पोरेंजिया वर्ड आ गई आपकी प्लेस के लिए, एक जगह जहां पर आपके मेल गैमीट्स के अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो रही है। सो ऐसे 4 आपके माइक्रोस्पोरेंजियाज प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन में। अब मुझे अल्टीमेटली क्या बनाना है, मुझे माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं, मुझे माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ microspores, the formation of microspores in microsporangia is called as microsporo formation के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? जेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अल्टीमेटली अब ये मेरा एंथर है, एंथर के अंदर एक जगह है माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पर मेरी अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, अब इस एंथर के अंदर घुसते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। So this is a structure of 4 microsporangias, right? These microsporangia, अब एक को कंसिडर करती हूं मैं। Each microsporangia have 4 layers, 4 लेयर्स होती हैं इसमें। पहली लेयर, दूसरी लेयर, दूसरी लेयर 2-3 बनाती हूँ, ओके ठीक है। उसके बाद आपकी तीसरी लेयर, एंड लास्टली आपकी चौथी लेयर। ये एक मैंने बनाया है, ऐसे चारों में होता है। तो इन लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोडर्मिस, then there would be layers of 3 to 5 layers, they are called as middle layers, and lastly जो innermost layer होती है उसकी बोलते हैं हम tapetum, उसको हम बोलते हैं tapetum। क्लियर? तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, वर्ड ही क्या आ गया, एपी मीन्स uppermost, dermis मीन्स स्किन और लेयर। एपी का मतलब होता है अपर, एपी इज uppermost and dermis means layer or skin. So the uppermost layer is epidermis, उसके अंदर होगी आपकी एंडोडर्मिस, नाम से ही पता चल रहा है, एंडो मीन्स अंदर की साइड, सो एंडोडर्मिस। उसके बाद आ गई आपकी मिडल लेयर्स, सो उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज मिडल लेयर्स। अब ये जो 3 लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स का काम क्या है? पहला प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करती है, और दूसरा काम क्या होता है, यही मिडल लेयर्स प्रेशर लगाएंगी बाहर की साइड पे, ताकि ये डाइसेक्ट हो जाए आपका और पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाए। ठीक है? सो हेल्प्स इन डाइसेक्शन ऑफ लेयर्स फॉर पोलन ग्रेन्स। ठीक है? डाइसेक्शन करती है पोलन ग्रेन्स के लिए, ताकि पोलन ग्रेन्स आपके बाहर आ जाए। ये 3 लेयर्स के बारे में हमें क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आगे सबसे इंपॉर्टेंट लेयर टैपेटम।
टैपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर, और यही लेयर आपके कांटेक्ट में रहती है उन सेल से जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके पोलन ग्रेन के सिंथेसिस में। ठीक है, तो इसके बारे में पॉइंट्स लिखो टैपिटम के बारे में। पहला पॉइंट, द इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है इन कॉन्टैक्ट विद द सेल्स, in contact with the cells that are responsible for formation of male gamete, that are responsible for formation of male gamete। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज पढ़ो। टैपिटम आर बाइन्यूक्लिएटेड, टैपिटम सेल्स आर बाइन्यूक्लिएटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, टैपिटम सेल्स आर बाइन्यूक्लिएटेड। हाउ अ सेल कैन बी बाइन्यूक्लिएटेड? जब भी हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, हम दो फिनोमेनास के बारे में बात करते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये बात पढ़ चुके हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो जब भी एक सेल आपका डिवाइड करेगा, जब भी आपका एक सेल डिवाइड करता है, पहले आपका न्यूक्लियर डिवीजन होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर आपकी साइटोकाइनेसिस होती है। क्लियर? न्यूक्लियस में दो ने डिवाइड किया, फिर साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं किया और दो सेल्स बन गए आपकी। पर यहाँ पे एक ही सेल में आपकी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दैट मीन्स व्हाट? इन सेल्स में साइटोकाइनेसिस इज नॉट followed by कैरियोकाइनेसिस। इस केस में कैरियोकाइनेसिस होगी, ठीक है, दो न्यूक्लियर बनेंगे पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, तो दो सेल्स नहीं बन पाएंगे। इसलिए इसका हर एक सेल आपका बाइन्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर बच्चों? चौथा पॉइंट, दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एन फाइटोहार्मोन, secretion of phytohormone that is auxin। सुना हुआ वर्ड है, राइट? auxin, auxin is responsible for the growth and development, a positive hormone। ठीक है, तो ये सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? auxin। डायरेक्टली ये सेल्स आपके क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आपके डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन्स है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं टू फॉर्म अ पोलन ग्रेन। क्लियर? तो हमें चार लेयर समझ में आ गई। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर्स, टैपिटम। क्लियर? अब इसके अंदर और आते हैं। अब यहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, यहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, दीज टिश्यूज आर कॉल्ड एज स्पोरोजीनियस टिश्यूज। दीज टिश्यूज आर कॉल्ड एज स्पोरोजीनियस टिश्यूज। ठीक है, these sporogenous tissues have special cells। इनमें से कुछ सेल्स अपने आप को मियोसाइट्स समझना स्टार्ट कर देंगे। क्या समझना स्टार्ट कर देंगे? मियोसाइट्स, राइट। इनमें से some cells will start behaving as मियोसाइट्स। ठीक है, मियोसाइट्स इन केस ऑफ मेल्स हम क्या बोलेंगे? मेल्स के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? माइक्रो। तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो स्पोरो मदर सेल, एमएमसी। ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यू पता चल गया, चारों लेयर्स के अंदर हो गया आपके स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू में कुछ सेल्स अपने आप को क्या बिहेव करने लग जाएंगे? मियोसाइट्स। मियोसाइट्स हम मेल के केस में, इन केस ऑफ प्लांट्स, हम मियोसाइट्स को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है इतना? एक सेकंड बच्चों, यहां से ये रब कर देती हूँ, फिर अच्छे से बता दूंगी। कहाँ मिट गया था? अच्छा, ठीक है, तो यहां से शुरू कर रही हूं। स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू में कुछ सेल्स क्या ये करने लग जाएंगे अपने आप को? एमएमसीज।
Microspore mother cell. These microspore mother cell will undergo meiosis. These microspore mother cell will undergo meiosis. अब एक बात बताओ, एक सेल है, एक सेल में मियोसिस हो रही है, मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है, ठीक है। तो इस केस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद आपके कितने सेल्स बनेंगे? देयर वुड बी 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। एक सेल से आपके 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब हर एक माइक्रोस्पोर विल फर्दर गो मैच्योरेशन टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स। सिंपल था, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, ठीक है। चारों लेयर्स हैं, चारों लेयर्स के अंदर एक जगह है जिसको हमने क्या बोला, स्पोरोजीनियस टिश्यू। इस स्पोरोजीनियस टिश्यू में कुछ सेल्स हैं, अपने आप को क्या बिहेव करने लग जाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये स्पेशल सेल विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन होती है साथ साथ में, इट्स अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन दूसरा, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ मियोसिस। 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं आपकी, 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। डन। तो एक एमएमसी से आपके 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए जो फर्दर मैच्योर करेंगे और फाइनली क्या बनाएंगे, आपके पोलन ग्रेन्स। ये टॉपिक समझ में आ गया। अल्टीमेटली अब आपके यहां खत्म हो गई है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां पे खत्म हो रही है आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है इतना? आ जाओ। अब मैंने आपको बताया था आपकी फर्स्ट लेक्चर की वीडियोस में कि प्लॉइडी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमेशा बस एक ही फंडा याद रखना है आपको, मियोसिस से पहले जो भी है वो सारे आपके डिप्लॉइड है। मियोसिस से पहले आपके सारे डिप्लॉइड है। मियोसिस के बाद जो आपके डॉटर सेल्स बन रही हैं वो आपकी क्या होंगी, हैप्लॉइड। मियोसिस के बाद हमेशा हैप्लॉइड, मियोसिस से पहले हमेशा डिप्लॉइड। बात खत्म। माइटोसिस की बात नहीं कर रही हूं, माइटोसिस में सेम रहता है। माइटोसिस इज जस्ट टू इंक्रीज द नंबर, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि एमएमसी आर अंडरगोइंग माइटोसिस, एमएमसी माइटोसिस कर रही है, तो दैट मीन्स बहुत सारे एमएमसीज बन रहे हैं। एमएमसीज अपना नंबर बढ़ा रही है, नंबर इंक्रीज कर रही है। इस केस में अगर ये डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड रहेगा, अगर कोई हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगा, दैट विल नॉट चेंज, ठीक है। तो अब प्लॉइडी की बात करते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू 2n, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n, मियोसिस हुआ, अब क्या बन गए आपके माइक्रोस्पोर्स। अब ये क्या हो गए सारे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मियोसिस के बाद सारे हैप्लॉइड बनेंगे, मियोसिस से पहले आपके सारे डिप्लॉइड होंगे। माइटोसिस का केस दूसरा है। माइटोसिस केस में अगर ये 2n है तो यहां पर जो आपके बनेंगे वो भी 2n ही बनेंगे, देयर वुड बी नो रिडक्शनल चेंज। माइटोसिस में हमेशा आपकी इक्विनेशनल डिवीजन होती है। क्लियर है ये पार्ट? अब दूसरा पार्ट समझो, लिख लिया? आ जाओ बच्चों। दूसरा पार्ट ये है कि अगर मैं आपको 300 माइक्रोस्पोर्स दे दूं, अगर मैं आपको 300 माइक्रोस्पोर्स दे दूं तो हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स विल यू प्रोड्यूस? इससे कितने पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे? एक माइक्रोस्पोर से एक बन रहा है, 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे यहां पर, ठीक है। तो अगर मैं 300 दे रही हूं तो हर एक कैपेबल है अपने आप को पोलन ग्रेन में बनाने के लिए, हर एक चीज कैपेबल है आपकी पोलन ग्रेन बनाने के लिए। तो अगर 300 माइक्रोस्पोर्स मैंने आपको दिए तो 300 माइक्रोस्पोर्स मुझे मिले। क्लियर? अगर मैं सेम क्वेश्चन में
अब आपको कर दूं 300 मैंने एमएमसीज दे दी, माइक्रोस्पोर मदर सेल दे दिया अब आपको, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि एक माइक्रोस्पोर से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं? 4, और ये 4 कितने बना रहे हैं? 4 पोलन ग्रेन। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोलूंगी कि एक एमएमसी आपकी कितने पोलन ग्रेन्स बना रही है? 4 पोलन ग्रेन्स। तो 300 एमएमसी कितना बनाएगी? 300 मल्टीप्लाई बाय 4, 1200 पोलन ग्रेन्स। यहां पे भी पोलन ग्रेन्स आएगा, सॉरी। ये सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर आपकी पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो गई है, यहां पर आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म होता है। लेकिन अभी हमें क्या पार्ट रह गया पढ़ना कि आपके जो माइक्रोस्पोर्स बन तो गए हैं, अब ये मैच्योर होकर पोलन ग्रेन्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ये मैच्योर होकर पोलन ग्रेन्स कैसे बनाएंगे, अब ये पढ़ते हैं, आओ। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है कि हमें एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे और ये 4 माइक्रोस्पोर्स विल मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन। ईच माइक्रोस्पोर हैज अ कैपेसिटी टू मैच्योर इनटू वन पर्टिकुलर पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, इनको स्टडी करना है हमें। ये आपका है माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये आपका एमएमसी है, प्रॉपर एमएमसी है आपका। ये एमएमसी में अंदर मियोसिस हुई है और 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, ठीक है। इसमें से एक माइक्रोस्पोर को मैंने बाहर एनलार्ज व्यू में बताया, ठीक है। अब ईच माइक्रोस्पोर हैज 2 आउटर कवरिंग्स, 2 कवरिंग्स होती हैं। द रेड वाली इसको मैं बोलूंगी एक्साइन, और जो अंदर वाली है द ब्लू वन, दैट इज योर एंटाइन। एक्साइन एंड एंटाइन। एक्साइन is the outer layer and it is made up of sporopollenin. It's an organic compound. It's an organic compound and which is the most hardest material on this earth. Which is the most hardest material on this earth. यह बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई पीएच। इसकी वजह से हम एक बात बोलते हैं कि आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं दैट कैन बी फॉसिल्स, बहुत पुराने पुराने पोलन ग्रेन्स हमें मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ एन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोपोलिन। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस हार्डेस्ट मटेरियल जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं दे आर फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब अगर मैं छोटे में बताऊं, द एंटीक, दे नेवर गेट डिसइंटीग्रेटेड और नेवर गेट डिसॉल्व और डैमेज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, पीएच एंड प्रेशर। वो वैसे ही रहते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो दे एक्ट एज फॉसिल्स। ये चीज समझ में आ गई। अंदर वाली लेयर इज एंटाइन। अब देखो अंदर क्या होता है माइक्रोस्पोर के अंदर, दे आर 2 वैक्यूल्स, 2 वैक्यूल्स होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है। वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये आपका इनिशियल आपका माइक्रोस्पोर है। इस माइक्रोस्पोर के अंदर आपकी होगी अनइक्वल माइटोसिस। अब कहीं भी और मियोसिस नहीं होगी, माइटोसिस होगी, अनइक्वल माइटोसिस, ठीक है। ये दोनों वैक्यूल आपके एक बन जाते हैं और यहां पे एक अनइक्वल, अनसिमेट्री, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू आपकी अनइक्वल माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। अनइक्वल माइटोसिस मतलब जो सेल्स बनेंगे वो इक्वल साइज के नहीं बनेंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा सेल होगा। तो अल्टीमेटली अब आपके 2 सेल्स बन जाते हैं। अल्टीमेटली अब आपके 2 सेल्स बन जाएंगे। जो बड़ा वाला सेल होगा उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव और जो छोटा वाला होता है उसे कहते हैं जनरेटिव। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। इस टाइम पे इस पोलन ग्रेन को हम कहते हैं 2 सेल स्टेज्ड। इसको हम कहते हैं
सेल स्टेज। इस स्टेज पे ये पोलन ग्रेन आपका पॉलिनेशन के लिए तैयार है। पॉलिनेशन पढ़ेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, लेकिन पॉलिनेशन सिंपली मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द फीमेल गैमीट स्टिग्मा पर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये गैमीटा फुली मेच्योर है कि हाँ अब मैं तैयार हूं, मुझे पॉलिनेट कर दो, ठीक है। सो इस स्टेज पे ये प्रॉपर आपका पोलन ग्रेन इज रेडी फॉर पॉलिनेशन। अभी मैंने फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करी है, तो याद रखना, वो पॉलिनेशन के बाद बताऊंगी कि क्या इसमें और क्या चेंजेस आएंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन। अभी फिलहाल ये तैयार है कि मैं अपनी जगह से हटके फीमेल पार्ट के पास चला जाऊंगा। पॉलिनेशन के लिए तैयार है। कौन सी स्टेज? 2 सेल स्टेज, आउटर एक्साइन, इनर एंटाइन, ठीक है। बड़ा वाला सेल इज जनरेटिव सेल, छोटा वाला इज बड़ा वाला इज वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला इज जनरेटिव सेल। क्लियर? अच्छे समझ में आ गया? ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीबीएसई में आया हुआ है, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की अगर मैं बात करूं तो आप कैसे ड्रॉ करोगे और कैसे उसके लेबलिंग करोगे। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। मैं दोबारा ड्रॉ करके आपको लेबलिंग करके बता रही हूं, ये स्ट्रक्चर ही आपको याद रखना है अगर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन आ जाए तो। बाहर वाला एक्साइन, एंटाइन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है। अब एक जगह और होती है, एक जगह होगी आपकी, वो कहीं भी हो सकती है, इसे कहते हैं हम जर्म पोर। जर्म पोर, जब आपका पोलन ग्रेन पॉलिनेट होकर फीमेल्स के स्टिग्मा पे ऊपर जाके बैठता है तो ओव्यूल तक जाने के लिए उसे एक पोलन ट्यूब बनानी होती है, ठीक है। अभी बताती हूँ डायग्राम से मैं आपको। तो वो पोलन ट्यूब बनाने के लिए कहां से वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी? आपकी पोलन ग्रेन से। तो किस पार्ट से होगी? जर्म पोर से। तो यहां से आपकी पोलन ट्यूब विल जर्मिनेट। अब ये देखो ये होता कैसे है, ये फीमेल पार्ट है जो हम अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इट इज कॉल्ड एज पिस्टल और कार्पल और गाइनोशियम, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, जहां पर आके आपके पोलन ग्रेन्स बैठते हैं, पॉलिनेट होके यहां आएंगे, ठीक है। अब यहां से एक पोलन ट्यूब जाएगी जो यही ऑरिजिनेट करेंगे, यही बनाएंगे और वो आपके ओव्यूल में जाएगी, ठीक है। तो ये जहां से पोलन ट्यूब आ रही है, किस पार्ट से पोलन ट्यूब आएगी? आपके पोलन ग्रेन से। किस पार्ट से? जर्म पोर से। अगेन सीबीएसई वाला क्वेश्चन है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब पोलन ग्रेन के बारे में 2-3 चीजें और बतानी है मुझे आपको। सबसे पहली बात तो ये होगी कि वो फॉसिल्स की तरह होते हैं, ठीक है। अब 2-3 चीजें और बतानी है, उसके लिए 2 मिनट रुको। पोलन ग्रेन के बारे में पहला पॉइंट रखो कि 2 सेल स्टेज पे इट इज रेडी फॉर पॉलिनेशन, रेडी फॉर पॉलिनेशन। दूसरी बात लिखो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्साइन लेयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्साइन लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, आपका जो पोलन ग्रेन है इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड पीएच एंड कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। और इसके प्रिजर्वेशन के लिए
इसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, उसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, इस केस में हम क्या बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लो। इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो आपको बस याद रखना है कि कोई भी चीज है मुझे उसको लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना है, तो मैं किस मेथड से करूंगी, क्रायो प्रिजर्वेशन। सिंपली मीन्स क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे इन लिक्विड नाइट्रोजन, इन लिक्विड नाइट्रोजन, इसमें अगर मैं इस प्रेशर कंडीशन पे, इस टेम्परेचर पे और इस केमिकल में अगर मैं किसी भी चीज को रखती हूं तो वो आपकी लॉन्गर टाइम तक के लिए प्रिजर्व रहती है। ठीक है, तो इस टाइप को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये और किसके लिए यूज होती है, क्रायो प्रिजर्वेशन हम स्टेम सेल्स के लिए यूज करते हैं। स्टेम सेल्स के लिए हमने यूज कर लिया। वेरियस प्रोटीन्स और एंजाइम्स आर प्रिजर्व लाइक दिस। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पोलन ग्रेन्स भी प्रिजर्व रहते हैं। क्लियर है, ओके। चौथा पॉइंट, sometimes these pollen grains are also allergic, इनका एलर्जिक नेचर होता है, बहुत से लोगों को पोलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है। ठीक है, सो दीज पोलन ग्रेन्स आर एलर्जिक इन नेचर। एंड फिफ्थ पॉइंट, पोलन ग्रेन्स आर ऑफ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन के बहुत रिच सोर्स हैं और इनकी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हम लोगों ने सप्लीमेंट्स बनाए हुए हैं, द कैप्सूल्स एंड सप्लीमेंट्स। ठीक है, इनके सप्लीमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इनके सप्लीमेंट्स। क्लियर है इतना, ओके। तो अभी हमने पोलन ग्रेन के बारे में सब पढ़ लिया। हमने क्या देख लिया, पोलन ग्रेन बनता कैसे है। पोलन ग्रेन इज अ मेल, उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, माइक्रोवर्ड यूज करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने अच्छे से पढ़ ली है। इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां पर आपका खत्म होता है द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट पोलन ग्रेन। अगले, हाय स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, द मेल गैमीटोफाइट, द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इन प्लांट्स। उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं और कुछ टॉपिक आपको रिवाइज करवाते हैं साथ में। ठीक है, आइए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2014 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन 2014 में नहीं, 2016 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म। मैच्योर माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में हमें बात करनी है। तो ऑब्वियसली हमने ये डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, एक बार और देख लेते हैं। द आउटर एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, इट्स द मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल। अंदर वाला क्या था आपकी, एंटाइन, डिवाइड इनटू टू सेल्स, सॉरी एक लार्जर है एक स्मॉलर है। ठीक है, एक्साइन, एंटाइन, the larger cell is called as a vegetative cell, smaller cell is called as a generative cell, और यहां पर क्या प्रेजेंट होता है आपका, जर्म पोर। तो बस ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है आपका मैच्योर माइक्रोस्पोर का, मैच्योर माइक्रोस्पोर। एक बात बेटा याद रखना, अगर बाय चांस आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि 2 सेल स्टेज, अभी 2 सेल्स हैं तो इसको कहते हैं 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के लिए तैयार हैं, बट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपका जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। यहाँ पे 2 सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाती है, 3 सेल स्टेज बन जाती है। तो 3 सेल स्टेज भी कुछ प्लांट्स में पहले ही बनी होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में बिफोर फर्टिलाइजेशन आपकी ये डेवलपमेंट इन पोलन ग्रेन हो जाती है। ठीक है, क्या बोला है मैंने कि आपकी इनिशियली 2 सेल स्टेज होती है आपकी पोलन ग्रेन की। दिस पोलन ग्रेन इज कंप्लीटली रेडी फॉर योर पॉलिनेशन।
बट अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो पोलन ग्रेन का जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा इनटू 2 सेल्स, राइट। 2 सेल्स में डिवाइड करेगा, तो इस स्टेज को कहते हैं हम 3 सेल स्टेज, और ये सेल स्टेज आपकी फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहती है। ओके, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है। बेटा ये डायग्राम 2-3 बार प्रैक्टिस करो, 4 चीजें मेंशन करनी है, एक्साइन, इंटाइन, जर्म पोर, वेजिटेटिव, जनरेटिव सेल। ओके, बड़ा वाला वेजिटेटिव, छोटा वाला आपका जनरेटिव। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं यहाँ पर ही बता देती हूँ आपको, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर का फंक्शन है आपका, इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब। अब बच्चों पोलन ट्यूब क्या होती है, जब आप आंसर्स लिखोगे तो ये समझो कि टीचर को कुछ आता नहीं है, तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है अपना, जितना भी आपके दिमाग में उस टॉपिक के बारे में है आप सब लिखोगे। तो पोलन ट्यूब होती क्या है, कब बनती है? पोलन ट्यूब कौन बनाता है? आपका पोलन ग्रेन बनाता है। कहाँ से बनाता है? जर्म पोर से बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि पोलन ग्रेन आपकी फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल तक पहुंच सके। इसका क्या काम होता है कि पोलन ग्रेन आपके ट्रांसफर हो जाए। तो ये सारी बातें आपको एक सेंटेंस में लिखनी है, ठीक है। इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब दैट डायरेक्ट्स पोलन ग्रेन टुवर्ड्स राइट ओव्यूल, टुवर्ड्स ओव्यूल। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोवर्ड किसके लिए आया है? माइक्रोस्पोर्स के लिए, ठीक है। एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है आपका? एंथर में। एंथर में, एंथर के कौन से पार्ट में? माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया में, क्लियर। तो हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ओके, जब हमने पोलन ग्रेन की बात करी थी तब हमने ये डिस्कस जरूर किया था कि पोलन ग्रेन की 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एज द आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ एक्साइन, स्पोरोपोलुलेंट से मिलके बनता है, बहुत हार्डेस्ट होता है, तो इट कैन बी प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल फ्यूल, कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड हाई पीएच। इस बारे में हमने बात करी थी। इसके अलावा हमने और क्या बात करी थी कि दीज पोलन ग्रेन्स एक्ट एज अ फूड सप्लीमेंट। क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में बात करी थी हमने कि -196 डिग्री सेल्सियस पे होता है लिक्विड नाइट्रोजन, हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। और हमने लास्ट में क्या बात करी थी, मार्कर गिरेगा ज़रूर, लास्ट में हमने बात क्या करी थी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एलर्जिक होते हैं। सम पीपल आर एलर्जिक टू पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से ही है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट which came to India as a contaminated which causes polar energy। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, that is कैरेट ग्रास और पार्थेनियम। सो दिस इज द प्लांट, उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जी हुई थी। और एलर्जी का मेन सिम्टम या कैसे पता चलता है एक पर्टिकुलर बंदे को एलर्जी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग करता है, बहुत ज़्यादा अक्षू करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि पोलन ग्रेन की वजह से आपको एलर्जी हुई है। तो याद रखना कि पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी है, और एलर्जी में जोनियम्स छींके मारते हैं, ठीक है। तो आपको इन जो कीवर्ड्स है उसे याद रखेंगे कि पोलन ग्रेन्स ही आपका आंसर होगा। आगे बढ़े, चलो 5th क्वेश्चन क्या है, एन एंथर विद माल फंक्शनिंग टैपेटम। टैपेटम वर्ड आ गया, ऐसे समझो कि टैपेटम के बारे में अब इतना आपको मतलब इतना ज़्यादा शार्प होना है आपको उस चीज़ के लिए कि जैसे टैपेटम वर्ड है, टैपेटम समझ ही जाओ, इनर मोस्ट लेयर थी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी, बायोन्यूक्लिएटेड थी। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखने हैं। बायोन्यूक्लिएटेड कैसे थी? क्योंकि उसमें कैरियोकाइनेसिस हो रही है पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ऑक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। तो 4 पॉइंट हमें टैपेटम के बारे में पता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब टैपेटम की माल फंक्शनिंग है, मतलब टैपेटम आपका खराब है। ऑफन फेल्स टू प्रोड्यूस वायबल मेल गैमीट्स। परफेक्ट, कि अब जहां टैपेटम खराब होगा, ठीक है, मतलब वहां पे आपको क्या नहीं मिल रही है? न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। और जब न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो आपके जो मेल गैमीट्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो ठीक से मेच्योर नहीं होंगे, ठीक से फंक्शनेबल नहीं होंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट, ये 6th क्वेश्चन मैं आपको क्लास की वीडियो में बता चुकी हूँ।
एन एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल, हाउ मेनी मेल गैमेट्स विल इट प्रोड्यूस। मैंने क्या बोला है, एक एमएमसी से मियोसिस होगी, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और ये 4 माइक्रोस्पोर, ईच माइक्रोस्पोर इज कैपेबल ऑफ मैच्योरिंग इनटू पोलन ग्रेन। ठीक है, दैट मीन्स एक एमएमसी से आपके 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, एक एमएमसी से आपके 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो कितने एमएमसीज हैं, 100 इंटू 400 पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे आपके। क्लियर। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको कि रिवर्स में क्वेश्चन दिया हो कि 400 पोलन ग्रेन्स 400 पोलन ग्रेन्स आपको गिवन हो और आपसे पूछा हो कितने एमएमसी से वो बने, तो आपको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। क्लियर। चलो 7th क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोलन ग्रेन्स इन व्हीट आर शेड इन 3 सेल स्टेज। अब 3 सेल स्टेज ये वाली स्टेज थी, ठीक है, एंड वाइल द पीज मटर दे आर शेड एट 2 सेल स्टेज। तो इसमें आपको बस यही मेंशन करना है कि 3 सेल स्टेज में आपका पोलन ग्रेन ऐसा होगा जिसमें आपका जनरेटिव सेल भी फर्दर डिवाइड हो चुका होगा आपके 2 सेल्स में, और 2 सेल स्टेज में आपको ध्यान रखना है कि आपका सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होगा। सिर्फ आपको यही बात लिखनी है। इसके बारे में प्लीज वीट के बारे में कुछ सोचना शुरू मत कर देना या फिर मटरों के बारे में सोचना मत शुरू कर देना। नॉर्मल अपने 3 सेल्स और 2 सेल स्टेज के बारे में आपको लिखनी है। दैट्स इट। 2017 का क्वेश्चन है, राइट। तो पोलन ग्रेन के ऊपर जनरली आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस ये बन पाएंगे कि व्हाट इज द पाथवे, कि क्या पाथ है, क्या करेक्ट पाथ है, कहाँ से आपके बनते हैं। तो हमें पता है एंथर है, एंथर के कुछ स्ट्रक्चर्स है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के 4 लेयर्स हैं। टेपिटम लेयर इज द इनर मोस्ट, उसके अंदर जाके आपके स्पोरोजीनियस टिश्यूज आते हैं। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू में कुछ सेल्स होते हैं जो अपने आप को महान समझते हैं, दैट आर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस, ठीक है, विल फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स और ये माइक्रोस्पोर्स विल फर्दर डेवलप टू फॉर्म योर पोलन ग्रेन्स। बस आपको ये पाथवे याद रखना है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद रखना है, जर्म पोर की क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपको वो याद रखना है। इतना आप पढ़ के रखिए, अब आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।